हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित त्रैमासिक पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में इस गणित पेपर का हमने बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करा दिया था, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक है, वो हमने सॉल्व करा दिया है। तो यदि आपको बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर चाहिए तो हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें, जिसमें आप पूरे बहुविकल्पी प्रश्न को उत्तर सहित आप देख सकते हैं और हमने उसका पूरा सॉल्यूशन कराया है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम त्रैमासिक पेपर का जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, आज के इस वीडियो में हम 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिए गए हैं हम उसको सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि शुरू होगा प्रश्न क्रमांक 6 से। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो शुरू होने वाला है वो होगा प्रश्न क्रमांक 6 से हम प्रश्न क्रमांक 15 तक के क्वेश्चन इस वीडियो पे हम कराने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं और आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 6 जैसे कि आपको प्रश्न पेपर में दिख रहा होगा। प्रश्न क्रमांक 6 ये कहता है कि जांच कीजिए कि 3x + 1 यानी एक हमको यहाँ पर एक समीकरण दिया जाएगा 3x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2x - 3 = फिर दिया है यहाँ पे 2x - 5 और दूसरे ब्रैकेट में 2x - 1। ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो स्टूडेंट्स, जो भी आपको समीकरण दिया जाए और यदि चेक करने के लिए आए तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो भी दिख रहा है प्रसार करने लायक गुणा भाग जो भी है तो कैलकुलेशन आप कर लीजिए। तो आपको पता है गुणा करना हम सीख चुके हैं कि जब भी हम बीजीय व्यंजक में गुणा करते हैं तो कैसे गुणा करते हैं। तो हम 3x का गुणा पहले इन दोनों पद में करेंगे, फिर 1 का गुणा करेंगे, यानी 3x का गुणा सबसे पहले करेंगे तो 3x का 2x में होगा तो 3 2 जा हो गया 6 और x का x में हुआ तो ये हो गया x²। फिर 3 का इसके बाद 3 का किस में करेंगे, 3 में करेंगे, -3 में करेंगे तो 3 3 जा -9 हो गया। फिर 1 का करेंगे स्टूडेंट, 1 का 2x में करेंगे तो 1 × 2x तो ये हो जाएगा 2x। 1 का -3 में करेंगे तो आंसर क्या जाएगा 3 1 कम 3 -। इसी तरीके से स्टूडेंट अब ये 2x का अंदर गुणा करना है इसके साथ, तो 2x का 2x के साथ गुणा करेंगे तो 4x² हो जाएगा और 2x का -1 में करेंगे -2x, 5 का -5 का 2x में करेंगे तो -10x, -5 का -1 में करेंगे तो 5 1 जा 5। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या होगा कि यहाँ पर जो आया है वो 6x² हो गया प्लस अब 2x लिख लेते हैं पहले पास में और -9 और -3 हो जाएगा -12। अब इनको भी इधर ही ला के लिखते हैं तो ये 4x² इस साइड में है, यदि मैं इसको इधर पक्षांतर करके लेके आऊँ तो ये हो जाएगा -4x²। 2x और ये 10x तो ये -12 से इधर आके क्या हो जाएगा +12x और ये +5 इधर आके क्या हो जाएगा -5 = 0। सारे पद को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला गया। अब यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कर लीजिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या है 6x² - 4x², तो ये 6x² ये दिख रहा है और -4x² ये दिख रहा है स्टूडेंट। तो यदि हम 6 में से 4 को 4x² घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x² बचेगा। यहाँ पर 2x धन में है, यहाँ भी 12x धन में है तो जोड़ दीजिए क्योंकि सेम चिन्ह है। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14x हो जाएगा स्टूडेंट। -12 - 5 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट -7 = 0। और यहाँ पर चर की जो हमने सब पूरा सॉल्व करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी आई स्टूडेंट 2। यहाँ पर चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी आ गई 2। जब चर की अधिकतम घात किसी समीकरण में 2 आ जाए तो यह क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि, है ना, हाँ यहाँ लिखेंगे अतः, या ऐसा लिख लो उसको, अतः यह द्विघात समीकरण है। यानी हमको जो चेक करना था तो हमने कैलकुलेशन करने के बाद क्या चेक कर लिए कि ये द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। तो ये तो प्रश्न क्रमांक 6 था। और स्टूडेंट, हम जो भी प्रश्न को हम सॉल्व करा रहे हैं हम उसमें एक सवाल करा रहे हैं, एक आप लोग खुद करें। यदि आपको फिर भी सॉल्यूशन यदि दोनों का चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके बताएं, हम आपको पूरा सॉल्यूशन भी देंगे। जो क्वेश्चन
हम जैसे प्रश्न क्रमांक 6 में 2 क्वेश्चन है तो स्टूडेंट हम 1 क्वेश्चन करा रहे हैं, 1 क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि हम जब पेपर सॉल्व करते हैं 2 में से 1 ही करना होता है अथवा में, है ना। तो चलिए हम इस तरीके से सॉल्व करा रहे हैं। यदि आपको दोनों का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप कमेंट्स में मुझे कमेंट करके बताएं, तो हम आने वाले समय पर आपको बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं उनके भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रश्न क्रमांक 7 क्या है, बहुत आसान है। प्रश्न क्रमांक 7 जो है स्टूडेंट, प्रश्न क्रमांक 7 बोलता है कि त्रिभुजों की समरूपता को परिभाषित कीजिए। तो कोई भी त्रिभुज समरूप त्रिभुज होगा, कोई भी त्रिभुज समरूप त्रिभुज होगा, उसकी समरूपता के 2 प्रतिबंध है। कितने प्रतिबंध है स्टूडेंट? 2 प्रतिबंध है। पहला कि त्रिभुजों की, जैसे मान लीजिए कोई भी 2 त्रिभुज है, जैसे कि हमने कहा कि परिभाषा लिखना है स्टूडेंट, ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पहले परिभाषा लिखना है। तो मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ कि ये त्रिभुज जो है ए मान लेते हैं बी और ये है सी, और दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं पी क्यू आर। तो समरूपता की परिभाषा ये कहती है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप तभी कहलाएंगे जब इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो और इनके संगत कोण आपस में बराबर हो। यदि ऐसा है तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। तो आप लिखेंगे समरूपता की परिभाषा में कि कोई भी 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो और उनके संगत कोणों का अनुपात समान हो। स्टूडेंट मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको एक बार सुन लीजिए और फिर उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो पहले नंबर में आप लिख लेना कि कोई भी 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं यदि नंबर 1 दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। दूसरा नंबर पे लिखेंगे दोनों त्रिभुज की संगत कोण का मान बराबर हो। यदि ऐसा है तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो है प्रश्न क्रमांक 8 जो है वो आपको दिख रहा होगा कि प्रश्न क्रमांक 8 अपने पेपर में आप देखते चलिए स्टूडेंट, और मैं जो आपको क्वेश्चन बताते भी जा रहा हूँ। आपको 250 का प्रश्न क्रमांक 8 में आपको 250 एक संख्या दी गई है। प्रश्न क्रमांक 8 में आपको इस 250 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा, इसका हल हम कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है सबसे पहले आपको पता ही है स्टूडेंट, ये तो हमको किसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है? 250 के। चलिए अभाज्य गुणनखंड आप लोग निकाले होंगे, अपन निकाल लेते हैं। 0 दिख रहा है मतलब 2 से भाग चला जाएगा। 2 अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है स्टूडेंट अभाज्य संख्या से ही भाग देना है अपन। ठीक है, तो अब 2 अभाज्य संख्या चलिए दे देते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब इसके बाद स्टूडेंट 3 से नहीं जाएगा क्योंकि अगली अभाज्य संख्या क्या है? 3, तो 3 से ये भाग तो जाने वाला नहीं है। तो इसके बाद अब अगली अभाज्य संख्या कैसे भाग दे देते हैं? अब 5 से, तो 5 से दे देते हैं। 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से दे देते हैं स्टूडेंट अपन इसको, तो क्या जाएगा? पचम 25। ठीक है, फिर 5 से दे देते हैं तो 5 एक कम 5। तो ये जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो हमको लिखना था गुणनफल के रूप में, तो हम लिख सकते हैं अतः 250 बराबर, तो ये जो आया है ये पूरा आपको गुणे के रूप में लिख देना यहाँ तक, है ना। तो हम लिखेंगे 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, और यही इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट? आंसर। तो हमने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख लिए, तो यही हमको तो करना था। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, तो अब प्रश्न क्रमांक 9 देख लेते हैं स्टूडेंट हम। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या है स्टूडेंट? देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है, या एक सवाल और दिया है इसमें अथवा में बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक हम 9 हल कर रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 में हमको क्या करना है स्टूडेंट? शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम चलिए शून्य निकाल लेते हैं। तो एक द्विघात हमको समीकरण दिया है, शून्य निकालना, बहुपद दिया है स्टूडेंट। तो शून्य के लिए जो भी बहुपद दिया रहता है उस बहुपद को आपको 0 के बराबर ले लेना है। जब भी हमको किसी भी बहुपद के लिए शून्य ज्ञात करना है तो उस बहुपद को किसके बराबर में ले लीजिए? 0 के बराबर में ले लीजिए। अब इसके बाद स्टूडेंट इसके मध्य पद को हमको तोड़ना है। अब मध्य पद को कैसे तोड़ेंगे? तो तृतीय पद क्या दिख रहा है स्टूडेंट? 10, और प्रथम पद में x² का गुणांक कितना दिख रहा है? 1, तो 10 एक कम क्या करेंगे? दोनों का गुणा करेंगे तो हमें जाएगा 10। अब हमको 2 अंक ऐसे चयन करना है कि प्लस आ रहा है, क्योंकि 2 अंक ऐसे चयन करना है कि उनको जोड़ने पर क्या आए? 10, और सॉरी उनको गुणा करने पर कितना आए? 10, और उनको जोड़ने पर कितना आए? ये मध्य पद आए। यानी 2 ऐसे अंकों में हम इसको 2 ऐसे अंकों का चयन करेंगे जिसका गुणा करने पर क्या आए? 10 आए, और उन दोनों अंक को जोड़ने पर कितना आए? 7 आए, जो मध्य पद में लिखा है। तो हम देख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 5 और 2। 5 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 10,
और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। तो यानी हम 7x को 5x धन 2x में तोड़ देंगे, ठीक है। और धन 10 इज इक्वल टू 0, जैसे का वैसे ही रहेगा। अब पहले जो दो पद है उसमें से आप कॉमन निकालिए, जो कॉमन निकल रहा है। तो पहले दो पद में से x कॉमन निकल रहा है, तो x कॉमन निकला तो यहाँ x बचा, धन यहाँ से x कॉमन निकल गया तो क्या बचा 5। अगले दो पद में से जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लीजिए। तो अगले दो पद में से +2 कॉमन निकल रहा है तो यहाँ x बचा, और 2 कॉमन निकला तो 2 का पहाड़ा या 2 से इसको 10 में भाग दे दीजिए, तो 2 × 5 क्या हो जाता है 10, बराबर क्या आ गया स्टूडेंट 0 आ गया। अब जो दोनों में दिख रहा है, दोनों पद में जो दिख रहा है कॉमन, उसको कॉमन निकाल लीजिए। तो x+5 ब्रैकेट में दिख रहा है तो x+5 लिख लीजिए। और यहाँ पर क्या बचा, जब कॉमन x+5 निकाली तो यहाँ बचा x, तो यहाँ x लिख लीजिए। और यहाँ क्या बचा +2, तो यहाँ पर क्या लिख लीजिए +2 इज इक्वल टू 0 ले लीजिए। तो अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, जब हमारे पास फैक्टर आ जाएँ तो हमको ये फैक्टर को एक एक करके 0 ले लेना है। क्या करना है, एक एक करके 0 लेना है, ठीक है स्टूडेंट। तो एक एक करके चलिए 0 ले लेते हैं। तो पहला फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है x+5, तो ये ले लिया अपन ने x+5 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -5, क्योंकि +5 है, पक्षांतर करेंगे तो -5, तो x का ये एक मान आ गया। इसी तरीके से जो दूसरा फैक्टर है उसको भी हम 0 के इक्वल ले लेंगे, यानी x+2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये जो x के मान आते हैं, है ना, इज इक्वल टू 0 लेने के बाद ये जो x के मान आते हैं यही क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। तो आप बोलेंगे अतः शून्यक, हमारे पास शून्यक 2 आ गए। तो शून्यक क्या क्या है 2, वो लिख लीजिए। तो हम लिखेंगे -5 व -2 हैं या होंगे, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, तो प्रश्न क्रमांक 10 सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो चलिए स्टूडेंट, प्रश्न क्रमांक 10 क्या है कि हमारे पास हमें AP के 4 पद ज्ञात करना है, जबकि हमें A दिया है, यानी प्रथम पद दिया है और सार्वंतर दिया है, यानी हमको प्रश्न क्रमांक 10 सॉल्व करना है। तो प्रश्न क्रमांक 10 में हमको जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम दिया है लिख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 में हमको दिया है a बराबर कितना दिया है स्टूडेंट 4 दिया है, और d बराबर कितना दिया है स्टूडेंट हमको -3 दिया है। अब हमको क्या करना है, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, तो यहाँ लिखेंगे हम समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। तो सबसे पहला पद जो है, वो पहला पद जो होता है समांतर श्रेणी का वो a कहलाता है। क्या कहलाता है, a। तो a बराबर तो 4 है ना। और दूसरा पद जो होता है वो होता है a+d होता है स्टूडेंट। क्या होता है, a+d। तो यानी a हमारे पास 4 है, प्लस d कितना है हमारे पास -3 है। अब इन दोनों को अपन जोड़ लीजिए, तो 4 प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया 3, तो 4 - 3 कितना आ गया 1 आ गया। तो ये कौन सा पद हो गया अपने पास, दूसरा पद हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमको 4 पद निकालना है, तो 2 ही पद हुए अभी तो, है ना। तो चलिए तीसरा पद भी निकाल लेते हैं। तीसरा पद क्या हो जाएगा, तो तीसरा पद जो है वो हो जाएगा a+2d। तो a+2d निकाल लीजिए। तो a कितना है अपने पास 4 है, प्लस 2 × d कितना है अपने पास -3 है, ठीक है। तो ये हो गया 4, तो 3 दूनी कितना हो गया -6, है ना। तो 4 - 6 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसी तरीके से चौथा पद जो है वो क्या हो जाएगा a+3d, ठीक है। तो चलिए a का मान कितना है अपने पास 4 प्लस 3, d का मान कितना है -3। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 - 3 दिया 9, तो 4 - 9 कितना आ जाएगा -5। तो आ गए प्रथम 4 पद, यही इनके क्या कहलाएंगे, आंसर कहलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम अगला क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट प्रश्न नंबर 11 कि एक बहुपद है हमारे पास, एक बहुपद दिया और उसका हमको शून्य ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट कि एक बहुपद है और उसका हमको शून्य ज्ञात करना है। तो यह है प्रश्न क्रमांक 11, हल। तो हमको शून्यक निकालना है स्टूडेंट। तो शून्यक के लिए हमको 4u² - 8u
को किसके इक्वल में ले लेना है, 0। जब भी शून्य ज्ञात करना है तो कोई भी बहुपद दिया है उसको 0 के इक्वल में ले लीजिए। तो स्टूडेंट इसमें 3 पद नहीं है, 3 पद नहीं है और 2 ही पद दिख रहे हैं। यदि 2 ही पद में कुछ कॉमन निकल सकता है तो कॉमन निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट देखो 4 यहाँ संख्या के देखते हैं, तो यहाँ संख्या 4 और यहाँ 8 है, तो 4 और 8 में से क्या कॉमन निकल सकता है, 4 कॉमन निकल सकता है, ठीक है। और यहाँ भी यू स्क्वायर और यहाँ यू है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, 1 यू कॉमन निकल जाएगा। तो 4 कॉमन निकल गया, 1 यू कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा स्टूडेंट, यू बच जाएगा माइनस 4 कट पहाड़ा पड़ी है, 4 दूनी 8 यू, और यू तो बाहर निकल चुका है तो यू को बाहर ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमको क्या करना है कि 4u को अब 0 के इक्वल ले लीजिए, एक को 0 के इक्वल लेना, तो 4u 0 के इक्वल है तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4। तो u बराबर जब 0/4 करूँगा तो u बराबर 0/4 का मतलब होता है 0, यानी u का एक मान आ गया हमारे पास क्या, 0। और हम इसी तरीके से यहाँ पर अब क्या करेंगे, u-2 जो है इसको भी किसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे, तो u इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी जो बहुपद के शून्यक होंगे वो क्या होंगे, 0 और -2, ठीक है। तो बहुपद के शून्यक 0 और -2 होंगे, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं ध्यान से। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्रमशः 2 और -3 है, और एक बहुपद दिया है जिसका हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को हल कर लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 में एक बहुपद दिया है हमें, एक बहुपद दिया है और उसका हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक के लिए जो भी बहुपद दिया है उस बहुपद को किसके इक्वल ले लीजिए स्टूडेंट, 0 के इक्वल ले लीजिए। अब हम इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि t² बराबर -15 है, यदि मैं पक्षांतर करूँगा तो +15 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू, जब हम वर्ग का पक्षांतर करते हैं स्टूडेंट तो करनी लग जाता है, तो ये हो जाएगा करनी +-15। तो हम बोलेंगे कि अतः, तो हमारे पास 2 शून्यक है, अतः बहुपद के शून्यक 2 शून्यक हमको मिल गए स्टूडेंट। तो बहुपद के जो शून्यक हैं क्या मिला, एक माइनस करनी 15 मिला, शून्यक माइनस करनी 15, व दूसरा जो मिला वो प्लस करनी 15 होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, लिख लेना स्टूडेंट, मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ तो आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनकर लिख लिया करें। चलिए अब स्टूडेंट इसके बाद क्या है, प्रश्न क्रमांक 14 है। प्रश्न क्रमांक 14 जो दिख रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 14 को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 ये है कि हमको 135 और 225 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हमको महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो स्टूडेंट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भी हम निकाल सकते हैं, और यदि आपको अभी फ़िलहाल यदि समझ में ना आए तो आप इसको गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट हम आपको गुणनखंड विधि से बताते हैं, जो कि गुणनखंड विधि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के हिसाब से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, 135 और 225 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक हमारे पास है 14। चलिए स्टूडेंट, तो जब भी हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए आए तो इसमें बढ़िया से आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 135 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 135 का अभाज्य गुणनखंड ये 5 से चले जाएगा, तो भी हो गया 5 दूनी 10 और 5 7 35, फिर 3 से कर लेंगे 3 नाम 27, फिर 3 से चला जाएगा ये 3 तिया 9, और फिर 3 से चला जाएगा ये 3 1 कम 3। इसी तरीके से आप 135 का निकालें, वैसे ही आप किसका निकाल लीजिए, 225 का निकाल लीजिए, 225। तो 225 में भी 5 से दे दीजिए, 5 चौ 20 बचा, ये 5 25, फिर 5 से दे दीजिए, 5 नाम 45, फिर 3 से दे दीजिए, 3 तिया 9, फिर 3 से दे दीजिए, 3 1 कम 3, ठीक है। तो ये गुणनखंड निकल गए। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूँकि 135 बराबर क्या आया हमारे पास अभाज्य गुणनखंड, 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, ठीक है। और 225 बराबर क्या आया हमारे पास, 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3, ठीक है। तो अतः या इसलिए HCF
तो HCF में कुछ नहीं करना स्टूडेंट, जो दोनों में से कॉमन नंबर दिख रहा है, कॉमन फैक्टर दिख रहा है वो लिख लीजिए। तो एक कॉमन फैक्टर क्या दिखा हमको 5, ये तो कॉमन है नहीं, एक में 3 एक में 5 तो छोड़ दो इसको। एक ये दिख रहा कॉमन, दोनों में दिख रहा 3 3 तो ये 3 को लिख लिया अपन ने। एक और दिख रहा कॉमन फैक्टर ये 3 3 तो इसको भी लिख लिया हमने, गुणित 3। अब इनका गुणा कर लीजिए स्टूडेंट, 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो इसका जो आंसर आएगा 45, यही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरीके से स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न क्रमांक 15 आप खुद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टूडेंट, तो प्रश्न क्रमांक 15 आपके होमवर्क है या आपके स्वयं के लिए है, जिसमें आपको क्या करना है, 8, 9 और 25 ये 3 संख्या दी गई है, तीनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालिए और फिर उसका आपको क्या ज्ञात करना है, HCF। यदि स्टूडेंट आपको नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपके जो भी डाउट होंगे उस कमेंट्स के हिसाब से जो भी डाउट होंगे हम आपके अगले वीडियो में उस डाउट को सॉल्व कराएंगे। तो स्टूडेंट्स बस हम यही कहेंगे कि आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो हमने इसमें सॉल्व करा दिए हैं। यदि आपको और वीडियो चाहिए या 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन इसमें और में जो बचे हैं यदि वो भी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, हम वो क्वेश्चन के वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो बस हम यही कहेंगे कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पूरा त्रैमासिक पेपर हल करने के लिए हमारे रेगुलर जो वीडियो आ रहे हैं सारे वीडियो देखिए और बहुत अच्छे से त्रैमासिक पेपर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो बस स्टूडेंट, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज का वीडियो में समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।